किसी ने मैस्टरबेशन वगैरह किया, सबसे मेन प्रॉब्लम वो क्या फेस करता है, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है? 15 मिलियन स्पर्म, मतलब अगर हम बात करें आज से 4-5 साल पहले, तो उसको बोलते थे कि अपना ट्रीटमेंट कराइए। बट अभी कहते हैं कि 15 मिलियन नॉर्मल है, आप एक हेल्दी बेबी पैदा कर सकते हैं। जिस मेल की स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम है, आप सोचिए कि जो बेबी उससे पैदा होगा वो किस लायक होगा, उसका डीएनए किस हिसाब से होगा, उसमें सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन आगे ट्रांसफ़र होगा। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है डॉक्टर, क्योंकि एग फ्रीज़ होना आज की मुझे लगता है ज़रूरत पड़ गई है, या फिर लोगों को इस तरफ धकेला जा रहा है। आप एग फ्रीज़ करा लें, मैरिज तो होती रहेगी और हम पे आपका एग है, आपका स्पर्म है, हम फर्टिलाइज करके आपके इसमें डाल देंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ना प्रकृति के साथ इतनी ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। लेट मैरिज एक ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि पहले कैरियर सेट करेंगे और उसके बाद बच्चे करेंगे, जिसकी वजह से आज हम तो भले ही खुश रह लें, पर आगे आने वाली हमारी जनरेशन ज़रूर दुखी रहने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या सही उम्र है शादी करने की? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन शर्मा और विमर्श के इस बेहद ही खास पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विमर्श को प्रारंभ करने का मेरा उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों तक आयुर्वेद की ऑथेंटिक जानकारी सही और योग्य चिकित्सकों द्वारा पहुंच पाए। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ डॉक्टर वरुण शर्मा, आयुर्वेद के एक बहुत ही नामी चिकित्सक, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वरुण सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया के ऊपर आयुर्वेद की प्रमाणिक आप लोगों से जुड़ी जानकारी ये देते आ रहे हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हमने इनसे आम जन से जुड़ी ढेरों समस्याओं का समाधान जानने का प्रयास किया। आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको शायद ही अन्य किसी पॉडकास्ट या फिर यूट्यूब के अन्य किसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, चलिए प्रारंभ करते हैं ज्ञान से भरपूर इस विमर्श के एक और बहुत ही शानदार पॉडकास्ट के। डॉक्टर वरुण, बहुत सारे मेरे पास ऐसे मेल पेशेंट्स आ रहे हैं जो अपनी फर्टिलिटी को लेकर परेशान है। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये रहती है कि हमने मैस्टरबेशन बहुत किया है, उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हमें आज फेस करनी पड़ रही है। तो क्या मैस्टरबेशन से वाकई फर्टिलिटी से रिलेटेड इशू आते हैं मेल्स में? डॉक्टर साहब, आज की डेट में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ईज़िली अवेलेबल है। तो उससे हम कह सकते हैं कि एक आदमी जो है बहुत ईज़िली उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है जो हाथ में नहीं होती। उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन की आदत लगना बहुत स्वाभाविक है आज की जनरेशन में। और हर चीज़ की जब भी अति होती है, लिमिट क्रॉस जब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी का रूप ले लेती है। तो उसी कारण से लंबे समय में अगर आप ये करते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी देसी भाषा में बोले नसों की कमज़ोरी या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन समस्याओं को झेलना स्वाभाविक है। और बहुत सारे पेशेंट आते भी हैं कि हम इतने लंबे समय से मेंस्ट्रुएशन कर रहे हैं और अब जाके ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले इशू आ रहे हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाले इशू आ रहे हैं, फर्टिलिटी बहुत कम हो गई है, संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक हो गया है आज की डेट में। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है अगर किसी ने मैस्टरबेशन वगैरह किया? सबसे मेन प्रॉब्लम वो क्या फेस करता है, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी शीघ्र पतन और अच्छे से तनाव ना आने की समस्या बहुत कॉमन है। अच्छा, आपने ये कहा कि अति सर्वथा वर्जित, अति किसी भी चीज़ की वो अच्छी नहीं होती है, उसका त्याग ही करना चाहिए। तो इसकी अति कैसे कोई बता सकता है कि उसने अति की है या नहीं की है? देखिए, नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने एक नेचुरल प्रोसेस बनाया है। और मेल्स में अगर हम बात करें तो स्पर्म बनते हैं, जो चीज़ बन रही है इकट्ठी हो रही है, वो निकलना भी ज़रूरी है। तो उसी कंडीशन में कई बार स्वप्न दोष हो जाता है, जिसको वेट ड्रीम्स भी बोलते हैं। तो कभी ना कभी तो वो निकलेगा ही, सर्जित होगा ही, ठीक है। तो कहीं लोग जो है मेंस्ट्रुएट करके उसको निकालते हैं, और वो बहुत स्वाभाविक है।
आज की डेट में, क्योंकि हर कोई ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर सकता। तो अगर इसी मेंस्ट्रुएशन की लत लग जाए, जो कि बहुत कॉमन है आज के ज़माने में, तो डेफिनेटली बीमारी का लूप ले लेगी। ओके, तो क्या इसका इम्पैक्ट स्पर्म काउंट के ऊपर भी आता है? बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि स्पर्म काउंट पे भी असर पड़ता है, क्योंकि अगर उत्तेजना नहीं होगी तो हार्मोन भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं और कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करता है स्पर्म काउंट पे भी। ओके, एक और प्रॉब्लम जो ख़ास तौर पे, मान लीजिए कोई पहले मेंस्ट्रुएशन वगैरह करता था और आज उसने छोड़ दिया, पर एक बड़ा इशू उसको फेस करना पड़ता है, वो है वेट ड्रीम, नाइटफॉल वगैरह। ये बार बार उसको परेशान करता है, स्वप्न दोष की समस्या उसको परेशान करती है। तो किस तरीके से इसको फेस किया जाए, किस तरीके से रिकवरी प्राप्त की जा सकती है यहाँ पर, अ, ठीक कैसे किया जाए, ये भी। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट की तरफ से, बहुत ही आता है कि हम सालों से मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं और अब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, या फिर नाइटफॉल हो जा रहा है और उसके चक्कर में जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी अच्छे से नहीं चल रही है, रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। तो रिकवरी के लिए सबसे पहले तो जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुएशन को हमें त्यागना होगा, थोड़ा ब्रह्मचर्य पे भी जाना होगा, डाइट पे फोकस करना होगा, सात्विक आहार विहार पे फोकस करना होगा। आयुर्वेद का बहुत बड़ा जो है सिद्धांत है, सत्व प्रबल करें अपना, तामसिक चीज़ों पे मत जाएं। अगर अल्कोहल की एडिक्शन है, साथ के साथ स्मोकिंग भी करते हैं, तो वो भी थोड़ा अवॉइड करें, ताकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बॉडी को नेगेटिविटी ना मिले। योगा मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, इनका यूज़ अगर किसी डॉक्टर की सलाह से करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। नाइटफॉल के लिए क्या करें? नाइटफॉल अगर नाइटफॉल देखिए जब भी होता है, यानी कि आपकी वात जो है बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई है, डोमिनेट हो गई है, और वहाँ पे कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहा है निकालने के लिए, तो वात को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है। तो बस्ती चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। स्तंभन चिकित्सा हम कर सकते हैं, स्तंभन औषधियों का यूज़ कर सकते हैं। जायफल है, जायफल जो है स्तंभन का कार्य करता है। थोड़ा सा जायफल अगर हम घिस के हल्का सा और शहद के साथ चाटना शुरू करें तो उससे भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नाइटफॉल की हाँ कंडीशन। जी। और क्या हमारा डाइजेशन और ये नाइटफॉल वाला इशू अगर हम लें, तो ये आपस में रिलेटेड है कुछ? बिल्कुल रिलेटेड है। आयुर्वेद में तो श्लोक है, सर्व व्याधि आमाशय उत्थिता, यानी कि जितनी बीमारियां आमाशय से उसका उत्थान है, ओरिजिन है। तो डाइजेशन को तो ठीक करना ही है। वात अगर इम्बैलेंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वात को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले डाइजेशन को सही करना है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन को हम सही करें, किसी को कब्ज़ है तो उसके सेक्सुअल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आने की संभावना है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो अगर डाइजेशन को ठीक करें, अच्छे से उसको बैलेंस करें, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सेक्सुअल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। क्या आपने जैसे जायफल का बताया, ये तो स्तंभन के लिए है, तो क्या नाइटफॉल के पेशेंट भी उसको यूज़ कर सकते हैं? नाइटफॉल में अति चंचलता अगर हम बोलें वो हो जाती है, तो स्तंभन औषधि की वहाँ ज़रूरत होती है। याति फल आदि चूर्ण आता है जिसका मेन कंटेंट जायफल है, पर हर कोई डायरेक्टली मेडिसिन नहीं ले सकता, डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। तो जायफल घिस के थोड़ा यूज़ करेंगे, स्तंभन का कार्य करेगा। बाकी अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले तो ज़रूर लाभ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर वरुण, जैसे अभी स्पर्म काउंट की हमने बात की, तो आज के समय में मैंने एक ये अपना खुद का भी मेरा ऑब्जर्वेशन है। पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आज से तकरीबन 12-15 साल पहले, तो उस समय जो नॉर्मल स्पर्म काउंट की जो वैल्यू होती थी वो ऑलमोस्ट 60 मिलियन के करीब मानी जाती थी। आजकल मैं देख रहा हूँ 15 मिलियन को नॉर्मल माना जा रहा है। तो स्पर्म काउंट एक ऑन एन एवरेज सभी मेल्स का कम होता जा रहा है। किस तरीके से, नेचुरल तरीके से इसको रिगेन किया जा सकता है और क्या हम गलती कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने।
हम भी 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले 60-70 मिलियन होना एक नॉर्मल चीज़ थी, आजकल 15 को नॉर्मल माना जा रहा है। और मेरे को समझ नहीं आता क्यों उसको नॉर्मल मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ से बॉर्डर लाइन है वो, और उनका कहना होता है कि एक स्पर्म ही तो चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। पर व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्पर्म? स्पर्म की क्वालिटी भी ज़रूरी है कि वो जाके एग से फर्टिलाइज़ करे और एक अच्छा हेल्दी बेबी पैदा हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने डाइट को सबसे पहले सुधारें, नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। जो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, पाम ऑयल्स हैं, और आर्टिफिशियल हम कलर्स वाले फूड्स हम खा रहे हैं। पेस्ट्रीज़ होगी, उसमें बहुत ज़्यादा आज की डेट में केक्स में कलर्स डलते हैं, प्रिजर्वेटिव डलते हैं। आप ये देखेंगे, एक केक अगर आप किसी बेकरी से ला रहे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, वो 10 दिन तक भी ख़राब नहीं होता है। तो किस तरीके के केमिकल्स उसमें पड़ रहे हैं और वो आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे। तो जाहिर सी बात है, डीप रूट में कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट पे असर डालेंगे। नहीं, मैं अभी कहीं पढ़ भी रहा था कि इस दुनिया में जितनी भी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती हैं, ऑलमोस्ट 80% डेयरी या फिर मीट इंडस्ट्री उसको ही कंज्यूम करती है। अब वो जो ऑनर है वो तो खाएगा नहीं, जानवरों को ही खिलाएगा। एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक मतलब एनिमल सोर्स फूड के ऊपर डिपेंडेंसी, और जिस तरीके से उन ये व्यापार जो आजकल चल रहा है, ये एक और एक और मुझे कारण नज़र आ रहा है। अब ये क्या कहा जाए इसको, उसको कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी। षड्यंत्र टाइप हो सकता है। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है ना। कि 15 मिलियन इसलिए नॉर्मल माना जा रहा है। आप बस बेबी पैदा कर लो, वो हेल्दी ना रहे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। किस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो आप भी समझ रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये आज की डेट में 15 मिलियन स्पर्म, मतलब अगर हम बात करें आज से 4-5 साल पहले, तो उसको बोलते थे कि अपना ट्रीटमेंट कराइए। बट अभी कहते हैं कि 15 मिलियन नॉर्मल है, आप एक हेल्दी बेबी पैदा कर सकते हैं। बट जिस मेल की स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम है, आप सोचिए कि जो बेबी उससे पैदा होगा वो किस लायक होगा, उसका डीएनए किस हिसाब से होगा, और उसमें सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन आगे ट्रांसफ़र होगा। और एक कारण और मुझे यहाँ पर लग रहा है, वो लेट मैरिज एक ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि पहले कैरियर सेट करेंगे और उसके बाद बच्चे करेंगे, और जिसकी वजह से आज हम तो भले ही खुश रह लें, पर आगे आने वाली हमारी जनरेशन ज़रूर दुखी रहने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या सही उम्र है शादी करने की एक मेल के लिए? डॉक्टर साहब, बहुत जी उम्दा क्वेश्चन आपने किया है। आज की डेट में बात करें, हर कोई सेटलमेंट चाहता है, पहले गाड़ी ख़रीद लें, बंगला ख़रीद लें, फिर शादी करेंगे। और सेम कंडीशन फीमेल्स की भी है। तो स्ट्रेस इतना है, प्रेशर इतना है अपने आप को प्रूफ करने का, तो जो हमारा ब्रेन है उसी तरीके से काम करने लगता है, नेगेटिव हार्मोन सेक्रीट करते हैं, नेगेटिव जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट हमारे आने वाली जो जनरेशन है उस पर डालता है। वो कहाँ से आती है जनरेशन? हमारे डीएनए से। तो डीएनए जो फॉर्म हो रहा है हमारा बॉडी में, जिसको आयुर्वेद में बोल भी सकते हैं अनुवांशिक, तो वो हम ही उनको दे रहे हैं। तो बेटर है कि जो एक शादी की उम्र है, सही टाइम पे शादी करें, बिफोर 30 या एटलीस्ट मैरिज करने की जो उम्र है परफेक्ट है। सेटल और ज़िंदगी में होते रहेंगे, और ये जो हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये आजकल एक ये एग फ्रीज करवाने का फीमेल्स में ख़ास तौर पे ट्रेंड चला हुआ है, क्या वो सही ट्रेंड है? ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है डॉक्टर, क्योंकि एग फ्रीज़ होना आज की मुझे लगता है ज़रूरत पड़ गई है, या फिर लोगों को इस तरफ धकेला जा रहा है कि आप एग फ्रीज़ करा लें, मैरिज तो होती रहेगी, और हम पे आपका एग है, आपका स्पर्म है, हम फर्टिलाइज़ करके आपके इसमें डाल देंगे। तो एक हो सकता है बहुत बड़ा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चल रहा हो। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और डिटेल अगर इसमें हम बात करें तो शायद 2-3 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ना, प्रकृति के साथ इतनी ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह के कुछ करते हैं ना, तो आगे कॉम्प्लिकेशन आपको ज़रूर झेलने पड़ते हैं। खैर,
वापस आते हैं मेल फर्टिलिटी के ऊपर। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मुझे लगता है कि पहले जो यूजुअली 40 या 50 साल की एज में जो मेल पेशेंट फील करते थे वो 30 इज़ न्यू नॉर्मल। 30 की उम्र में ही अधिकतर मेल्स फील करना स्टार्ट करते हैं कि उनको इरेक्शन पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या केवल हमारा खान पान ही इसके पीछे प्रमुख रूप से कारण है, या फिर जो पॉर्न एक बहुत बड़ा आज के समय में मार्केट बना हुआ है वो भी इसको ट्रिगर कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खान पान तो इम्पैक्ट करता ही है, मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और जो पॉर्न है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि अपेक्षाओं से बाहर होती हैं, एंड माइंड उसी तरीके से ट्रिगर करता है। जब वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो बॉडी को, ब्रेन को ये लगता है कि यही चाहिए, और उसके चक्कर में इरेक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सारी समस्या स्वाभाविक हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट आपके पास आता है, इनिशियल स्टेज में आपके पास आता है, तो क्या इनिशियल स्टेज में ही दवाइयाँ स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर कुछ होम रेमेडी वगैरह ट्राई करनी चाहिए? हाँ, इनिशियली हम थोड़ा होम रेमेडी पे भी फोकस कर सकते हैं। शुरुआत में डाइट पे फोकस करें, अच्छा खान पान रखें, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन कम करें, अल्कोहल, अगर सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह लेते हैं इनको थोड़ा बंद करें, एंड थोड़ा योगा प्राणायाम करें, स्ट्रेस लेवल को डाउन करें। 50% चीज़ें तो इनसे ही करेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद अगर होम रेमेडी की बात करें तो अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, कौज बीज, इनके कॉम्बिनेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। और अश्वगंधा तो आप रेगुलर बेस पे भी ले सकते हैं, स्ट्रेस भी कम करता है, नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और डायरेक्टली वहाँ पे भी इम्पैक्ट डालता है। ये तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस में लेनी चाहिए। कुछ ऐसी होम रेमेडी बताइए जो जिसके लिए कोई विशेष गाइडेंस की ज़रूरत ना हो और कोई भी यूज़ करे, मतलब आज जिसको ईडी का इशू नहीं है, फ्यूचर में ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी की अगर हम बात करें, यानी कि इतना जो है तनाव ना आना, तो जहाँ जहाँ तक है वात दोष की अगर हम बात करें, वहीं पे इरेक्शन का सवाल आता है कि इरेक्शन अच्छे से नहीं होता। कहीं ना कहीं डाइजेशन को थोड़ा फोकस करें। हींग की अगर हम बात करें, हींग नेचुरली एफ्रोडाइसिया प्रॉपर्टी रखता है अपने आप में, विरेचन भी कराता है, वात अनुलोमन भी कराता है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम भी अच्छा करता है। तो हींग को जनरली अपने खाने में भी ऐड करें, या फिर थोड़ा सा हींग लेके गर्म पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के आप ले सकते हैं। वो भी इनिशियल फेज़ में ईडी की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प कर सकता है। ओके, और अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या के साथ आता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, पर उसका ये कहना है कि मुझे मॉर्निंग इरेक्शन अच्छे से आ रहा है, तो क्या वाकई उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है? मॉर्निंग इरेक्शन का एक बहुत कंट्रोवर्शियल जो है इशू भी रहा है। कई बार क्या होता है, यूरिन के प्रेशर से भी, रात में पानी पिया है, यूरिन का प्रेशर आया, तो मॉर्निंग इरेक्शन आ सकता है। बट हाँ, इरेक्शन आ रहा है, डैट इज़ मीन कहीं ना कहीं अभी पॉजिटिविटी बची है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और सही टाइम पे इरेक्शन नहीं आ रहा है अगर, तो डॉक्टर की सलाह की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो वात दोष को बैलेंस करने की यहाँ बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन इम्पैक्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से बहुत ट्रबल चल रहा अच्छा, आप वात दोष का यहाँ पे बार बार आपने जिक्र किया, तो कौन से वात की दृष्टि के चलते हुए वैसे ना? है। अपान वायु की अगर हम बात करें, वात के भी 5 प्रकार होते हैं, उस पर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। पर अपान वायु एक तरीके से जो है हमारे लोअर एरिया को गवर्न करती है, जिससे हमारा पुरीश यानी कि स्टूल बाहर होता है, यूरिन बाहर होता है, स्पर्म भी बाहर होता है। तो अपान वायु की दृष्टि को अगर हम दूर करेंगे तो हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हींग भी शायद इसीलिए कि Exactly. वो अपान वायु पे Exactly. प्रमुख रूप से काम बिल्कुल। करता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या को लेकर अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपकी क्या अप्रोच है? ये सबसे पहले आप क्या देखते हैं, किसे आप पहले प्रीमैच्योर इजैकुलेशन किसे मानते हैं? पहले तो ये थोड़ा सा आप लोगों में, मेल्स में जनरल बहुत बड़ी गलत धारणा है कि आजकल वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि पॉर्न देखने के बाद कि आधे घंटे का समय होना चाहिए, एक घंटे का समय होना चाहिए। पर नेचुरली अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल इंडियन टाइमिंग है वो 3 से 7 मिनट की टाइमिंग होती है। लोगों को
पॉर्न देखने के बाद ये शायद गलत माइंड में सेट हो गया है कि 20-25 मिनट तक एक ड्यूरेशन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अगर किसी का 3 से 7 मिनट के बीच में हो रहा है, दैट इज़ टोटली नॉर्मल। बट अगर उससे पहले हो जा रहा है और सिर्फ बात करने से हो जा रहा है, टच करने से हो जा रहा है, तो वहाँ पे चिकित्सक की ज़रूरत है। क्या ठीक होते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट? बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर सही समय पे ट्रीटमेंट हो सके और आयुर्वेद की मदद से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होम रेमेडीज़ कुछ काम करती हैं? देखिए, शुरुआती फेज़ में हम थोड़ी होम रेमेडी पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीर्य का अतिगमनशीलता हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है चंचलता आ गई है। तो उसको स्तंभन औषधियों से या स्तंभन चीज़ों से, जैसे होम रेमेडी की बात करें, जामुन हो गया है, जामुन जो है स्तंभन का कार्य करता है, वास को रोक देता है। जामुन एक ऐसा फल है, वहाँ पे हम उसका सेवन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदा करेगा। वहीं पे अगर हम बात करें खजूर की, शीत होता है तो शीतलता की वजह से स्तंभन कर सकता है वहाँ पे। जायफल की बात करिए, जायफल बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और दवाइयों की अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस में अगर यूज़ करें? बस हमारे व्यूवर्स की जानकारी के लिए। देखिए, जनरली कोशिश यही रहेगी अगर आप ट्रीटमेंट लें तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही लें। बट कुछ मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जाति फल आदि चूर्ण हो गया, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड अगर हम ईडी की बात करें, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो पंचकर्मा काफ़ी अच्छे काम करता, रिज़ल्ट देता है। पर हर जगह पंचकर्मा की सुविधा नहीं होती, तो घर पे आप जो है वात को शमन करने के लिए एरंड के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच एरंड का तेल आप लीजिए 1 कप दूध में। अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो गर्म पानी में भी डाल के उसको ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी सौंठ, थोड़ी सी काली मिर्च आप डालिए और रात में सोने से पहले भी लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो विरेचन भी होगा और कॉन्स्टिपेशन अगर वहाँ पे वात की दुष्टि है वो भी क्लियर होगी, और धीरे धीरे करके अपान वायु पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। अपान वायु की जब बात हो ही रही है, एक बहुत कॉमन इशू आज के समय में जो देखने को मिल रहा है, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो क्या इसके पीछे क्या, मतलब मैं तो परेशान हो चुका हूँ कि मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं IBS के, आप हर तीसरा पेशेंट, चौथा पेशेंट IBS का होगा। क्यों इतना ज़्यादा लोग इसके शिकार हो रहे हैं, क्यों परेशान है? डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा इशू है IBS आज की डेट में। एंड मैं एक एक्सपीरियंस, छोटी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। लखनऊ में PGI में एक गैस्ट्रो के वहाँ पे हेड थे, नाम मैंने लेना नहीं चाहूँगा उनका। तो उनसे मेरी मीटिंग हुई थी, तो मैं जस्ट उस टाइम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो उन्होंने बोला था कि मैं इतना बड़ा यहाँ पे HOD हूँ, एंड मेरे को लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में बेल का चूर्ण मेरे पास खा के आते हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और सालों से मैं IBS का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इतनी बड़ी डिग्रियाँ ले ली हैं, और मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये बेल के चूर्ण में ऐसा क्या है। तो बेल का चूर्ण IBS में रामबाण औषधि की तरह काम कर सकता है अगर सही तरीके से लिया जाए। बिल्कुल, मैं खुद अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, भाई मेरे पास बाद में आप कंसल्टेशन लेना, पहले आप बेल चूर्ण लेना और अनार खाना, ये हाँ। 2 चीज़ें मैं अब ज़रूर कहता हूँ। अगर आपका पेट गड़बड़, चाहे आपको कब्ज़ होती लगे, चाहे कुछ भी होता लगे, आप ये 2 काम कीजिए, ना आराम हो तब आगे जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क करें। अच्छा, तो अगर मान लीजिए बेल चूर्ण किसी को लेना है, तो उसको लेने का सही तरीका क्या है और कौन सा बेल होना चाहिए? पका हुआ बेल, कच्चा बेल, कैसा ज़्यादा बेहतर रहता है? देखिए, अगर कोशिश कर सकते हैं, अगर बेल का सीज़न चल रहा है तो पका हुआ बेल का फल डायरेक्ट आप कंज्यूम भी कर सकते हैं। बट नहीं मिल रहा है तो बेलगिरी पाउडर भी आप ले सकते हैं, मार्केट में मिलता है। या फिर बिलवादी चूर्ण एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, और जिसके साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे कुछ नहीं है, और डॉक्टर की गाइडेंस में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर बिलवादी चूर्ण आप ले सकते हैं, आराम से मिलता है, दीपन पाचन करता है। दीपन पाचन आयुर्वेद में बहुत ज़रूरी है और IBS में खासकर ज़रूरी है। दीपन पाचन का मतलब कि अग्नि को दीप्त करना और पाचन शक्ति को बढ़ाना। अगर अग्नि ही मंद होगी, मंदाग्नि होगी, तो IBS को ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये मंदाग्नि को किस तरीके से, नेचुरल तरीके से, किस तरीके से? देखिए, IBS के पेशेंट में या किसी भी डाइजेस्टिव इशू में अग्नि कई बार जो है अप डाउन हो जाती है। तो अगर अग्नि आपकी बैलेंस में नहीं है, बहुत ज़्यादा अग्नि हो रही, फायर बहुत ज़्यादा है,
तो वो आपकी धातुओं का पाचन करना शुरू कर देगी, सुखा देगी, वात इनको इम्बैलेंस कर देगी। वहीं पे अग्नि बहुत मंद है तो आम दोष की उत्पत्ति होगी। आम दोष की उत्पत्ति होगी तो अगेन वही कि आज की डेट में आम दोष को टॉक्सिन जो कह रहे हैं ना, बॉडी को डिटॉक्स करना है। आम दोष एक टॉक्सिन की तरह आपके बॉडी में काम करेगा और मीठे जहर की तरह होगा, धीरे धीरे करके आपको ख़त्म कर देगा। तो अग्नि को सम रखना है, पाचक अग्नि अच्छी होगी तो उसके लिए सिंपल सी रेमेडी है, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, जिसको लॉन्ग पेपर। हाँ, त्रिकटु एक बहुत अच्छी रेमेडी है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। नहीं मिल रही है तो पिपली, सौंठ और मिर्च जो है उसको आप एक फॉर्मुलेशन इक्वल अमाउंट में बना के रख सकते हैं। गर्म पानी के साथ 2-3 चुटकी मिला के इसका लीजिए। अग्नि को भी सम करेगा, वात का भी नुकसान करेगा। कोई भी ले सकता है त्रिकटु? त्रिकटु अगर जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी डिपेंड करता है। अगर खाने के बाद अगर एसिडिटी हो रही है तो वो तो ले सकते हैं, बट अगर जिनको नेचुरली एसिडिटी बनती है, पित्त जिनका प्रबल है, वो थोड़ा त्रिकटु को अवॉइड करें। ओके। और अगर मान लीजिए कोई एसिडिटी की समस्या से परेशान है तो उसको क्या एक कुछ होम रेमेडी टाइप में क्या कर? देखिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, एसिडिटी हो रही है, मैं पूछता हूँ खाने के बाद हो रही है या 24 घंटे बनी रहती है। तो ये क्वेश्चन कोई भी एलोपैथी डॉक्टर नहीं पूछता है। एसिडिटी है, पेंटा की गोली दे दी, सबको ही देते हैं। ये कोई नहीं पूछता कि खाने के बाद तुरंत होती है या 24 घंटे बनी है। खाने के बाद होती है यानी कि कहीं ना कहीं कफ दोष, आम दोष इम्बैलेंस है। तो कफ के पाचन के लिए हमें वहाँ पे मंदाग्नि मानकर उसको ट्रीट करना पड़ेगा, अग्नि को दीप्त करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आप त्रिकटु थोड़ा दे देंगे, हो सकता है कफ आवरण हो वहाँ पे दूर कर दे उसको, और जो पित्त उसकी वजह से कवर अप हो रहा है उसको रिलीज़ करके और आपकी एसिडिटी को ठीक कर दे। तो कई बार बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि त्रिकटु देने के बाद एसिडिटी ठीक हो जाती है, उनकी अग्नि को बढ़ा दे तो एसिडिटी ठीक हो जाती है। ओके। हम जब एसिडिटी के पास पहुँचे हुए हैं तो उसी के बिल्कुल नज़दीक है लीवर, फैटी लीवर, एक बड़ा ही कॉमन ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बनता जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अधिकतर लोग इसको बड़ा लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर्स का भी यही कहना होता है कि सबको ही होता है ये तो पॉजिटिव। इंडिया में आप सबका चेक करवा लो, 95% लोगों का पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर सबको दिक्कत है तो क्या वो दिक्कत नहीं मानी जाएगी? दिक्कत तो फिर भी रहेगी। तो किस तरीके से, नेचुरल तरीके से फैटी लीवर अगर किसी को 1 या 2 ग्रेड तक भी हो गया तो नेचुरल तरीके से क्या उसको हील किया जा सकता है? अगर हाँ तो किस तरीके से? बिल्कुल किया जा सकता है। और ये पॉइंट बहुत ही कॉमन हो गया है कि आप स्कैन कराते हैं किसी कारणवश और वहाँ पे फैटी लीवर निकलता है। एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि फर्स्ट ग्रेड तो बहुत नॉर्मल है, सेकंड ग्रेड भी नॉर्मल है, डाइट पे आप चेंजेस करें ठीक हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ है, पाचक अग्नि काम नहीं कर रही है, तभी तो वहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो रहा है। आपके लीवर जो असली फैट को मेटाबोलाइज करता है वो अपने ही फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, तो शरीर के फैट को कैसे मेटाबोलाइज करेगा? तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की ज़रूरत है, पाचक अग्नि को करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें लीवर की, पित्त का स्थान जो है वो है लीवर, तो पित्त को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ हमने पित्त को बैलेंस किया तो लीवर अपने आप करेक्ट होगा और अपने फैट को भी मेटाबोलाइज करेगा और शरीर के फैट को भी। एक मुझे यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करवाने आप गए और आपने कुछ फ़ीस दी अल्ट्रासाउंड करवाने की, और तो बहुत सारे पेशेंट्स की भी शिकायत होती है कि हमने इतने पैसे लगाए और कुछ भी नहीं मिला। तो कुछ मिल जाए इसलिए भी वो शायद फर्स्ट ग्रेड का चार्ज लिख देते हैं, मुझे ऐसा ये भी पॉसिबिलिटी है डॉक्टर साहब। और पेशेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा गूगल करके परेशान रहते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की भी साइकोलॉजी थोड़ी सी है ना, मतलब बड़े अलग किस्म की रहती है। उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए कि निकल जाए, हाँ पॉजिटिव आ जाए, कुछ तो मुझे ब्लेम करने के लिए कुछ तो मिल जाए कि ये है कारण। और कुछ ना हो तो भी अल्ट्रासाउंड जो कर रहा है डॉक्टर, वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि यार इसका तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तो क्या बताएं, फैटी लीवर बता देता है सब। इसके लिए एक स्टोरी है छोटी सी मेरे पास। एक पेशेंट आया था कंसल्टेशन में, वो बॉडी बिल्डर थे, नेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत मेडल जीते थे, तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ थे। तो मैंने पूछा कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं? हाँ लेते हैं। आप कितना खाते हैं? कि हाँ मेरी बहुत डाइट है। तो मैंने पूछा आप ये कब से ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, आज तक मेरे को दिक्कत नहीं हुई।
तो मैंने बोला कि आज तक नहीं अब हो रही है तो कहीं तो आपकी बॉडी एक सिग्नल दे रही है आपको। तो ये प्रोटीन पाउडर्स आप बंद कीजिए, डाइट थोड़ा नॉर्मल रखिए कुछ दिन। और उन्होंने सिर्फ अपनी डाइट में चेंज किया, एसिडिटी गायब हो गई, डाइजेशन अच्छा हो गया। उसके बाद उनके बहुत मेरे पे फ़ोन भी आते हैं, आज अभी भी बात होती है कि सिर्फ एक छोटी सी सलाह कि डाइट में चेंज करें और आपकी लाइफ बदल सकती है। तो अब प्रोटीन तो आजकल सभी सजेस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे डाइटिशियन बार बार ये कहते हैं कि हमारा खाना गलत तरीके से हम खाना खा रहे हैं अभी तक जो खाते आ रहे थे। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका जितना वेट है उतने ग्राम कम से कम आप प्रोटीन लें। क्या नेचुरल तरीके से प्रोटीन अचीव किया जा सकता है? नेचुरल तरीके से आज की डेट में प्रोटीन इंटेक जो है अचीव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट कोशिश कीजिए नेचुरल सोर्स पे ही आप मेंटेन रखिए। और वेजिटेबल्स सोर्स जो वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, बट क्या करें, मिलावट इतनी है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है उसको मिलावटी मीट मिल रहा है, और जो मे बी वो चिकन और वटेवर जो भी वो खा रहे हैं वो हार्मोन से ग्रस्त हैं सारे, उन पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। प्रोटीन पाउडर जो आ रहे हैं उनमें एडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो कैसे हम इसको मैनेज करें, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बड़े लिमिटेड से बच जाते हैं। यहाँ पर है ना एक और प्रॉब्लम आती है, नॉन वेज। मेरे पास अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, मैं अब सबसे पहले नॉन वेज बंद कीजिए आप। हाँ, मैं सी फूड के लिए ज़रूर अलाउ करता हूँ, पर उसमें इतना प्रोटीन आपको मिल नहीं पाता है, और कितना सी फूड आप खाएंगे। और डेयरी इंडस्ट्री में भी मैं अधिकतर चीज़ें मना करता हूँ। अब जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि आप उनको उतना बेहतर तरीके से आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं पचा नहीं पाती है पाती। जितना आप एनिमल सोर्स फूड को या फिर उसके जो प्रोटीन है उसको आप जितना बेहतर तरीके से मेटाबोलाइज कर पाते हैं। तो अब आपको है ना, अगर वेजिटेरियन सोर्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट डबल आपको इनटेक लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और फिर वो आपके पाचन तंत्र पे लोड डालेगा। वो आपके पाचन तंत्र पे। पर पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको अपने डाइजेस्टिव इश्यू थोड़े सुधारने चाहिए। अपना जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए एनिमल सोर्स फूड आप कुछ भी ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी ज़रूर इंश्योर कीजिए कि सबसे पहले वहाँ अडल्ट्रेशन वगैरह ना हो, हार्मोन्स वगैरह का। मुझे जो दिक्कत है वो यही है कि जिस तरीके से ये आज के समय में डेयरी और मीट इंडस्ट्री जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही हो, वो बड़ा मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत वो लगा। बिल्कुल सही है, और हार्मोन्स का किस लेवल पे यूज़ हो रहा है डेयरी इंडस्ट्री में हम कह नहीं सकते। आपने भी देखा होगा डॉक्टर साहब, इसी वजह से है ना ऑटो इम्यून कंडीशन इतनी ज़्यादा हो रही है, वरना पहले इतना ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स गिनी चुनी देखने को सुनने को मिलती थी। अभी ये 2020 के बाद से जो इंसिडेंट हुआ था इतना, उसके बाद से ऑटो इम्यून कंडीशन का तो एक ऐसा लगा ही दौड़ चल गया। हाँ, हर डिफरेंट तरीके के फैशन की तरह चल रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनके जोड़ों में से कट कट की आवाज़ आती है। क्या ये प्रॉब्लम है कुछ? पहले ये जो प्रॉब्लम है जोड़ों से कट कट की आवाज़ आना, जॉइंट प्रॉब्लम होना, जॉइंट पेन होना, वो 50s 40s के बाद होता था। आज की डेट में 25 साल के जवान लड़के और 20-20 साल के जवान लड़कियों को जॉइंट पेन, टक टक की आवाज़ आना, इनकी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये होने की जो कंडीशन है वो स्वाभाविक है। और मैंने जैसे पहले बताया कि जितने भी जॉइंट पेन है, टक टक की आवाज़ आना, ये वात दोष के इम्बैलेंस से होता है। स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तनाव, मेंटल स्ट्रेस वात दोष को इम्बैलेंस करने में। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, उसको हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। हम स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, हमारे जो नर्व्स हैं वो कम ट्रिगर होंगे, वात कम ट्रिगर होगा। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश ये कर सकते हैं कि वात अपना बैलेंस रखे, स्ट्रेस कम ले, डाइट पे ध्यान दें, हेल्दी फूड खाएं। और आजकल एक फ़ैशन चल गया है, तेल चिकनाई ना खाने का फ़ैशन चल गया है, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। अच्छी क्वालिटी का घी आपको मिल जा रहा है, कोल्ड प्रेस ऑयल आप यूज़ करें। अगर आपको अच्छा घी नहीं मिल रहा है तो आप कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड।
आलमंड ऑयल, प्योर बादाम का तेल यूज़ कर लीजिए, 2 चम्मच आप दूध में घोल के पी लीजिए। कहीं ना कहीं वो आपके इंटरनल ऑयलेशन करेगा, इंटरनल स्नेहन करेगा, जिससे इंटरनल वात बैलेंस होगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है पेन के इशू के साथ आप? देखिए, वैसे अगर हम बात करें डॉक्टर साहब की, आयुर्वेद में तो घी को सबसे बेस्ट बताया, पर एडल्ट्रेशन इतना है कि हम किसी पे ट्रस्ट तो कर नहीं सकते। तो कोशिश ये कर सकते हैं कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जितने भी हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। और बादाम का तेल आज की डेट में आप अपने बादाम लेके खुद भी पिसवा सकते हैं, बादाम का तेल आप यूज़ कीजिए। नारियल का तेल कोल्ड प्रेस आप डायरेक्ट निकलवाइए, यूज़ कर सकते हैं, अच्छी कंपनी का है तो वो भी आप ले सकते हैं। डायरेक्टली बादाम का तेल रात में अगर हम गर्म पानी में डाल के 1 चम्मच या 2 चम्मच लेंगे तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदा करेगा। अच्छा, बादाम की जब बात हो रही है तो एक दिन में मैक्सिमम कितने बादाम खाने चाहिए? सही डोजेज क्या है? अगेन क्वेश्चन आता है आयुर्वेद पे, तो हर प्रकृति के अकॉर्डिंग हम लोग डाइट डिसाइड करते हैं, वात पित्त कफ के आधारित पे। अगर बहुत ज़्यादा वात प्रबल है तो उसको ज़्यादा स्नेहन की ज़रूरत है, तो अगर हम बात करें तो थोड़ा भिगो के खाएंगे, वो भिगो के खाएगा तो उसके लिए डाइजेशन में भी अच्छा होगा, क्योंकि वात वाली की अग्नि भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो थोड़ा भिगो के खाएं, 8 से 10 बादाम ले सकता है। वहीं पे कफ वाला थोड़ा कम, कफ प्रकृति वाला कम लेगा, पित्त प्रकृति वाला भी 4 से 5 बादाम खा। मतलब मैक्सिमम 8 से 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है। और आपने जो डाइजेशन का आपने ज़िक्र किया था, तो क्या ये जो जॉइंट्स के इशू हैं इनका भी आपस में कुछ रिलेशन है, डाइजेशन और जॉइंट्स का? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा जो है आपस में रिलेशन है। अगर डाइजेशन अच्छा होगा, वहीं पे मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज़ हो रहा है, तो आपका मलबा सूख रहा है, मलबद्धता है, यानी कि वात वहाँ पे फिक्स हो गया है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वात ट्रबल होगा, कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट डालेगा, जॉइंट पे डालेगा। जेनेटिकली अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं, आपके मदर फादर को भी जॉइंट की प्रॉब्लम थी, तो वो आपकी जल्दी से जल्दी ट्रिगर होगी और ज़्यादा तरीके से आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। अच्छा, एक और डाइजेशन से रिलेटेड इशू, ब्लोटिंग का इशू। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्लोटिंग। बहुत ज़्यादा लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना शायद ही कोई होगा जो ब्लोटिंग के इशू से ना परेशान हो। किसी को पूरे दिन बनी रहती है, किसी को शाम के वक्त होती है। तो क्या किया जा सकता है, किस तरीके से नेचुरल तरीके से इसको हील किया जा सकता है? ये मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा इसके। ब्लोटिंग की समस्या बहुत कॉमन है, और ब्लोटिंग आज की डेट में सिम्टम ना होगी बीमारी बन गई है। और लोग सबसे पहले कहते हैं मैं ब्लोटिंग हो जाता हूँ, खाता पीता हूँ, तो चाय पूछता हूँ, चाय पीते हैं? हाँ, चाय मैं पी लेता हूँ, दिन में 4-5 कप चाय हो जाती है। तो सबसे पहले चाय छुड़वा दें उनकी। मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा ब्लोटिंग आजकल कर रहे हैं, मैंने खुद फील किया है। अगर मिल्क कॉफ़ी मैं ले रहा हूँ तो ब्लोटिंग हो जाती है, ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो ब्लोटिंग नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मिल्क डेयरी प्रोडक्ट ये आपकी ब्लोटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डाइजेशन अच्छा नहीं है, वही मैंने आपसे बात करी, तो अग्नि को थोड़ा दीप्त करें। चाय को रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी तरीके से। अगर कोई वात प्रकृति का है तो जीरा टी आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा घी डालिए, गाय का देसी घी बढ़िया, उसमें थोड़ा मिला के आप ले सकते हैं। वात भी बैलेंस होगा, अग्नि भी दीप्त होगा। गर्म पानी में थोड़ा घी और जीरा, जीरे को पका ले, उसकी चाय बना ले एक तरीके से जैसे आप नॉर्मल चाय बनाते हैं, और थोड़ा सा उसमें आप घी डाल दीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच जैसे आपका डाइजेशन हो, और उसको लेना शुरू करें। आपका वात भी बैलेंस होगा, जॉइंट की प्रॉब्लम भी कम होगी। वहीं पे अगर पित्त प्रकृति है तो पित्त के लिए भी घी बेस्ट बोला गया है, तो लेकिन उसमें जीरा पित्त बढ़ाएगा, तो आप नॉर्मली गर्म पानी में घी डाल के ले सकते हैं। वहीं पे अगर कफ प्रकृति वाला है, जिसका डाइजेशन स्लो ऑलरेडी है, मोटापा है, तो वो घी को अवॉइड करे, सिर्फ काली मिर्च और जीरे का पानी गर्म करके ले सकता है। एक्चुअली है ना, मैंने आज से 1-1.5 साल पहले एक सीरीज़ अपनी बनाई थी, चाय छोड़ो अभियान कर। हाँ। तो उसके अंदर मैंने अपने पेशेंट्स को या फिर अपने व्यूवर्स को चाय के अल्टरनेट बताए थे, ऑलमोस्ट 21 डेज़। तो ये जीरा और घी वाला मैंने वहाँ पर ब्लोटिंग के इश्यू के लिए वहाँ बताया था, और इसका काफ़ी अच्छा मुझे फीडबैक भी मिला। बहुत सारे पेशेंट ने मुझे बाद में आके कहा कि हमने आपका वो वीडियो देख के लेना स्टार्ट किया था, और काफ़ी अच्छा इसका रहता है। ब्लोटिंग के लिए और क्या किया जा सकता है? ये तो एक मान लीजिए आपने चाय का अल्टरनेट बता दिया, अगर किसी को हो ही रहा है ब्लोटिंग, उसने दूध बंद कर दिया, और क्या करें? सबसे बढ़िया आपके घर में किचन में सबके मिल जाएगी सौंफ, मोटी सौंफ। आप चबाइए, दिन में 2 बार चबाइए, 3 बार चबाइए, चबा के खाइए। 50% ब्लोटिंग सौंफ चबाने से ही ठीक हो जाती है। उसके बाद भी अगर हो रही है तो सौंफ में
अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो सौंफ में थोड़ी धागे वाली मिश्री मिला के चबाइए, तो वहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। होटल्स वगैरह में जो खाना खाने के बाद देते हैं। एग्जैक्टली आज की डेट में वो कोटिंग वाली सौंफ मिलने लगी है जो फ़ायदे के लिए नुकसान करती है। तो जो पुराना हिसाब था हमारा, मोटी सौंफ के साथ थोड़ा सा धागे वाली मिश्री मिल जाती थी, वो चबा के खाएं, बहुत फ़ायदा करेगी। Okay. और क्या अनाज का भी कुछ रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। पहले जो गेहूँ आता था, घर पे पिसता था आटा, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता था, GMO, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो उसमें जो आजकल ग्रेन्स आ रहे हैं, सीड्स आ रहे हैं, वो उनको इतना मॉडिफाई कर दिया कि ग्लूटेन कंटेंट बढ़ गया उनमें। और ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन है, पर वो आपके ब्लोटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कोशिश करें कि गेहूं का प्रयोग थोड़ा लिमिट में ही करें जिनको ब्लोटिंग की समस्या है। होल ग्रेन्स पे ज़्यादा जाइए, जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, और मिक्स जो आजकल फैशन चल रहा है मल्टीग्रेन का, उसको थोड़ा अवॉइड करें। एक या दो को आप ऐड करके एक बना सकते हैं, बट मल्टीपल आप ऐड करेंगे, चना भी ऐड कर दिया, बाजरा भी ऐड कर दिया, रागी भी ऐड कर दिया, वो खिचड़ी पक गई, डाइजेशन को, पेट को समझ नहीं आएगा क्या खा रहे हैं, कब डाइजेस्ट करना है, तो वो बहुत अच्छा नहीं है एज पर आयुर्वेद। अच्छा, मैंने आपके एक वीडियो में देखा था, आपने कहा था कि ग्रेन्स जो होते हैं वो थोड़ा पुराना यूज़ करना चाहिए, नए अनाज का यूज़ आपको नुकसान ज़्यादा देता है, फ़ायदे कम देता है। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, आयुर्वेद में लिखा है कि पुरानी चीज़ें जितनी पुरानी, शहद पुराना हो, घी पुराना हो, ऐसे ही जितना अनाज पुराना होगा, चावल पुराना, तो हम सभी जानते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों से आप पूछ सकते हैं कि पुराना चावल बहुत अच्छा होता है। तो नया अगर चावल खाएंगे, कफ बढ़ाएगा, डाइजेशन को जो है हैम्पर करेगा, डाइजेशन में इफेक्ट डालेगा। वहीं गेहूँ पुराना होगा तो बहुत अच्छा डाइजेशन होगा, क्योंकि वो पुराने होने की वजह से स्टेबल हो जाता है। आयुर्वेद की बात करें तो वो जीर्ण हो जाता है, तो अग्नि जो है हमारी उसको ईजिली डाइजेस्ट कर जाती है। पर आज के समय में तो सभी पैकेट बंद आटा लेकर आते हैं, तो इसका कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है कि वो सुविधा भी हो जाए और ये भी हो जाए? बीच का रास्ता निकालना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ, कोशिश कर सकते हैं कि आप अपना गेहूँ लेके चक्की पे पिसवा सकते हैं, कोशिश करें। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन बहुत कम अवेलेबल है। तो अगर आप पैकेट में बंधा हुआ आटा ले रहे हैं तो उसमें कोशिश करें थोड़ा जौ का आटा मिलवा लें। जौ एक बेटर वर्जन है, ईज़िली डाइजेस्टेबल है। जौ इतना फ़ायदेमंद है कि डायबिटीज़ जो है, ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता है अकेले में, अपने में सक्षम ग्रेन है, और जो गेहूं के इम्पैक्ट को भी कम करेगा, वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो डाइजेशन में हल्का है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। जौ पे खुद पे एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट बन सकता है। एक्चुअली जो मैं अपने पेशेंट्स को, जो डायबिटिक पेशेंट आ गया, सबसे पहली चीज़ मैं उनको कहता हूँ गेहूँ चावल बंद करके जौ पे स्विच कीजिए। PCOD का पेशेंट आया उसको भी, अगर मोटापे के लिए मेरे पास कोई पेशेंट आया उसको भी, तो जो तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स खासतौर पे डायबिटिक पेशेंट CGM वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि गेहूँ चावल के मुकाबले बहुत इसका स्पाइक जो है कम रहता है। और एक चीज़ और, रागी काफ़ी लोग मंडुआ बोलते हैं, बात करते हैं, नाचनी बोलते हैं गुजरात साइड में, और पहाड़ी में मंडुआ। अच्छा, तो रागी का स्पाइक बड़ा हैवी होता है, पर उसे बहुत सारे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उनको यूज़, रागी थोड़ा सा सावधानी के साथ यूज़ करें, थोड़ी गड़बड़ है रागी में। अच्छा, डाइजेशन की जब बात हो रही है तो माइंड का वहाँ पर क्या रोल है? माइंड का है तो उसमें बहुत बड़ा कनेक्शन है डाइजेशन और माइंड का। जैसे पहले ही बोला है कि स्ट्रेस जब आप लेंगे, तनाव बहुत ज़्यादा होगा, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो आपके बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनको सप्रेस करेगा, तो डाइजेशन को भी सप्रेस करेगा। आप खुद नोटिस कीजिएगा, जिस दिन आप फ्री माइंड होंगे, घर पे रिलैक्स होंगे, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, पेट भी साफ़ होगा और डाइजेशन भी अच्छा होगा। पर जहाँ आपने टेंशन ली, गैस भी बनेगी, ब्लोटिंग भी होगी और कॉन्स्टिपेशन भी होगा। नहीं, आप ये बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप काटना चाहूँगा। मेरा एक पेशेंट था, वो घर पे रहता था, तब उसको दिक्कत होती थी, और जब काम पे जाता था तो
ठीक रहता था। पर हो सकता है घर पे टेंशन ज़्यादा हो। टेंशन ज़्यादा थी उसको तो वो इस वजह से बाहर फील रिलैक्स फील करते हो। हाँ, वो एक दिक्कत वो वाइफ के साथ उसके तो इस वजह से वो घर पे से दिक्कत ज़्यादा होती थी। अच्छा लोग सब, एक और इशू पाइल्स का, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं पाइल्स की समस्या के लिए। थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि पहले पाइल्स क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या है पाइल्स। कुछ लोगों को लगता कि नॉर्मल है, मांस बड़ा हुआ है, क्या दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं। तो क्या पाइल्स क्या है, पहले थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सबसे पहले कंप्लेन होती है कि गुदा से खून आ रहा है, हमें बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया, हेमोरॉइड्स हो गए। तो सबसे पहले तो ये मैं क्लियर करके बता दूं अपने दर्शकों को कि खून अगर गुदा से आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि पाइल्स ही हुआ है। फिशर भी हो सकता है, जिसको परिकृतिका बोला गया है आयुर्वेद में। तो ये आज से हज़ारों सालों पहले आयुर्वेद में सब कुछ बताया गया है। फिशर को परिकृतिका बोला है और उसके लक्षण भी होते हैं। अगर आपको मल त्याग करते हुए ज़्यादा दर्द हो रहा है और 2-3 बूंद खून भी आ रहा है तो फिशर की ज़्यादा संभावना है, पाइल्स की संभावना कम है। बट अगर हम फिशर को, परिकृतिका को ठीक नहीं करेंगे तो आगे चल के वो एक्सटर्नल पाइल यानी कि पाइल टैग भी बन सकता है। इंटरनल पाइल्स की अगर हम बात करें तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपके मस्से अगर अंदर से बाहर आ रहे हैं तो वो अलग अलग डिग्री के पाइल्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल पाइल्स हो सकते हैं। तो एक लंबा डिस्कशन का विषय है। बट एक और पॉइंट है, बहुत गंभीर बीमारी है, वो है फिस्टुला यानी कि बगंदर, जिसको आयुर्वेद में बगंदर की संज्ञा दी गई है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सर्जरी भी इसमें मॉडर्न साइंस करती है बट वो सही नहीं हो पाती, बार बार रिकरेंस होती है बगंदर। पर आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्षार सूत्र के माध्यम से बगंदर को ठीक किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग हो रही है पर पेन नहीं है, तो क्या ज़्यादा चांसेस है, पाइल्स के या फिर फिस्टुला के? अगर पेन नहीं है तो ज़्यादातर चांसेस है कि इंटरनल कोई पाइल हो जो ब्लीड कर रहा है। हेमोरॉइड्स के। एग्जैक्टली। और पेन यूजुअली या तो एक्सटर्नल पाइल्स में होगा या फिर फिशर में होगा। फिशर में हो सकता है, फिस्टुला में भी हो सकता है। बट फिस्टुला में जनरली एक सिम्टम मिलता है कि वहाँ से पस डिस्चार्ज होता है। सुबह आप उठेंगे, अंडरवेयर वेट होगा, पसी डिस्चार्ज वहाँ मिलेगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो पाइल्स का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अगर किसी ले रहे हैं तो पाइल्स का ले रहे हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है कि पाइल्स है, फिस्टुला है, बगंदर। पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर आपको दिक्कत क्या है, किस चीज़ के लिए आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, पहले ये तो पता है। तब तो जो भी तो ट्रीटमेंट हो पाए करना है। हाँ जी। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, उसको इंटरनल हेमरॉइड्स है, पेन नहीं हो रहा, कुछ बूंदे ब्लड की स्टूल के साथ आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या उसको अपने खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए और क्या एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए खाने पीने में? देखिए अगेन हमारा आयुर्वेद जो है बॉडी टाइप पे ट्रीटमेंट करता है। वात पित्त कफ प्रकृति पहले हमें निर्धारित करनी पड़ती है। पर जनरली पाइल्स के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखी गई है, तो कहीं ना कहीं अपान वायु की दृष्टि है, उसको क्लियर करना है। तो थोड़ा विरेचन पे हम ध्यान दें, पेट साफ करने पे ध्यान दें, तो प्रेशर कम पड़ेगा गुदा पे। तो वो जो हमारी वेंस पे जोर पड़ रहा है ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर के टाइम, जब हम कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, जोर लगाना पड़ता है, तो अगर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगा, वहाँ से रिलीज़ होगा, तो ये समस्या वहाँ पे दूर होगी। तो उससे थोड़ा फाइब्रस डाइट पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अगर वात प्रकृति वाला है तो थोड़ा अपना इंटरनल स्नेहन करे, थोड़ा मतलब घी चिकनाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करे, अवॉइड ना करने की बजाय। कुछ होम रेमेडी? होम रेमेडी वही है कि थोड़ा विरेचन कराएं। त्रिफला बहुत कॉमन है। अगर वात प्रकृति वाला है तो ड्राई पाउडर ना लेके उसका काढ़ा बना के लें, थोड़ा घी डाल के लें उसमें, ताकि उसकी ड्राइनेस कम हो। एंड अगर पित्त प्रकृति वाला है वो भी घी डाल के ले सकता है। बट कफ प्रकृति वाला है तो वो ड्राई त्रिफला ले, उससे फ़ायदा मिले। एक बहुत सारे लोग जिमीकंद की सब्जी बनाकर खाते हैं, तो कितना इफेक्टिव होगा? देखिए जिमीकंद वैसे तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि पाइल्स के पेशेंट में बहुत लाभकारी है। पर जिमीकंद अगर हम बात करें, कंद है तो कफ को बढ़ाएगा, तो वो भी प्रकृति के जो है अनुसार हमें लेना पड़ता है। बट हाँ डेफिनेटली पाइल्स के लिए जिमीकंद बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये क्या फिशर और फिस्टुला में भी काम करेगा? जनरली पाइल्स पे इंडिकेशन दिया है अर्श
नाम से पाइल्स को जाना जाता है आयुर्वेद में, तो पाइल्स के लिए इंडिकेट किया गया। एक और इशू ख़ास तौर पे पहले फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, पर आजकल मेल्स भी इसकी चपेट में आए हुए हैं, थायराइड, और वो भी हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे। आपको भी, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, मेल भी आते होंगे जो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या का शिकार है। इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है कि इतने, मतलब जो प्रॉब्लम पहले फीमेल्स में कभी कभी देखने को मिलती तो आज मेल फीमेल सब में ही हो रहा है क्या? मैंने पहले जैसे आपको बताया डॉक्टर साहब की स्ट्रेस, तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री लेता हूँ कि लाइफ में कितना तनाव है, टेंशन कितनी है। तो पेशेंट का जब थायराइड फ्लक्चुएट होता है, मैं तो पूछता हूँ कि पास्ट 1 साल 2 साल में क्या रहा आपका, तो 90% पेशेंट में पास्ट हिस्ट्री निकलती है स्ट्रेस की, वो भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद उनको डायबिटीज़ भी हो जाती है, थायराइड भी हो जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ निकल जाती हैं। तो स्ट्रेस जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मानसिक तनाव, और ये भी कोई भी एलोपैथी डॉक्टर नहीं बताता है, सीधा उठाई और थायराइड की दवाई चला दी। उसको मेंटली रिलैक्सेशन कराइए, थोड़ा उसको काम डाउन कीजिए। मेंटल रिलैक्सेशन की आप मेडिसिन भी दे सकते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, आधी चीज़ें तो वहीं से मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आपके पास पेशेंट आया, उसका TSH वैल्यू कितना होगा कि आप उसको ये कहेंगे कि आप कुछ दिनों के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लीजिए? कितना आप मानेंगे कि कितने होना चाहिए एलोपैथिक दवा स्टार्ट करने के लिए? देखिए, बहुत सारे पेशेंट मेरे जो है बहुत दिनों बाद ही आते हैं जिनका सब कुछ बिगड़ चुका होता अगर है। मान लीजिए कोई आपके पास रेगुलर आ रहा है तो उसकी बात, तो अगर इनिशियल फेज़ में आ रहा है, अगर हम बात करें शुरुआती तौर पे ही 10-12 तक तो हम बिल्कुल एलोपैथी मेडिसिन चलाने के लिए बोलते ही नहीं है। सिर्फ डाइटरी चेंजेस से, होम रेमेडी से और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम उसको मैनेज कर देते हैं। एक सरप्राइजिंग स्टोरी है, मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पे थायराइड के लिए और उसमें सब कुछ बताया था। तो एक लड़की ने वहाँ कमेंट किया था, मेरे को नहीं पता था वो इतनी इफेक्टिव हो जाएगी रेमेडी। 300 TSH, मतलब मैं ये खुद दावा नहीं कर रहा हूँ, कमेंट अभी भी यूट्यूब पे पड़े होंगे। 300 TSH था और उसने मात्र 21 दिन में वो TSH सिर्फ मेरी वीडियो फॉलो करके वो TSH नॉर्मल कर लिया था। मैं खुद सरप्राइज था कि इतना ज़्यादा। तो मैंने ये सोचा दृढ़ इच्छा जिसमें होना, ठीक करना है तो करके कोशिश कर लेगा। लोग कैंसर ठीक कर लेते हैं, थायराइड क्या बड़ी चीज़ है। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा है ना, ये एलोपैथिक दवा ख़ास तौर पे थायराइड के पेशेंट्स में जो यूज़ हो रही है ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं 5.2 5.3 उनका TSH वैल्यू आया और डॉक्टर ने तुरंत थायराइड की दवा स्टार्ट कर दी, कोई सिम्टम्स भी तुरंत दे रहे 5.2 में। अच्छा, वो उनसे जब पूछे कि क्यों स्टार्ट किया, कि ये अबाउ नॉर्मल वैल्यू था। अच्छा, अगर किसी का 4.99 आता है तो ठीक है, 5.01 आ गया, दवा खाओ। नो। तो ये एग्जैक्ट रेंज नहीं लेकर, और मेरा भी यही मानना है कि कम से कम 15-20 तक आपको एलोपैथिक दवाई अगर आपकी स्टार्ट नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। पहले आपको आयुर्वेदिक, इवन होम्योपैथिक दवाइयों में भी बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद की तो हम करते ही रहते हो बात, हमारे होम्योपैथिक दवाइयों में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इनिशियल फेज़ में, अगर आपकी एलोपैथिक स्टार्ट नहीं हुई है तो। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की स्टार्ट हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि टैपर करें डोज, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करें, उसकी हिस्ट्री लेके प्रॉपर। कितना टाइम लग जाता है? 2 से डिपेंड करता है वैसे तो। अगर हर बॉडी टाइप अलग होता है जैसे मैंने बताया, तो कुछ लोग बहुत अच्छे जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं मेडिसिन पे, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं। बट टैपरिंग करते हैं हर 15 दिन में, 10 दिन में हम डोज़ को टैपर करके 2 से 4 महीने में हम डोज़ को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और बिल्कुल बंद हो जाती है एलोपैथिक दवा? बहुत सारे पेशेंट हैं, लगभग 60 से 70% पेशेंट अगर हम बात करें तो एलोपैथी छोड़ चुके हैं। वो सिर्फ आयुर्वेदा भी छोड़ चुके हैं, अब नेचुरल डाइट और अपनी लाइफस्टाइल फॉलो करके ही सब कुछ कंट्रोल करते अच्छा, वो वाली होम रेमेडी बताओ ना, आप वो 300 से नॉर्मल किया था, वो वाली यहाँ पे बता दीजिए। तो सिंपल है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैंने बोला स्ट्रेस कम लें, अच्छा, तनाव बिल्कुल छोड़ दें, रिलैक्स रहें। दूसरा जो काम आपको करना है कि मेथी जो एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत बड़ी किचन में एक औषधि पड़ी है हमारे, मेथी, उसमें थोड़ा जीरा, थोड़ी दालचीनी। अगर हम क्वांटिटी की बात करें एग्जैक्ट तो 50 ग्राम मेथी ले ली, 25 ग्राम जीरा ले लिया, दालचीनी 10 ग्राम ले ली। इनको अच्छे से भून के इनका मिक्सचर तैयार कर लें।
क्यों कर लें? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करेगा। जैसे आयुर्वेद में लिखा है सर्वव्याधि आमाशय होती था, तो मेटाबॉलिज्म करेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमारा थायराइड भी करेक्ट होगा, क्योंकि थायराइड मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, आपको पता ही। तो मेटाबॉलिज्म करेक्ट हुआ तो थायराइड पे लोड कम पड़ेगा। वहीं पे धनिया वाटर, धनिए का पानी बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। 2 चम्मच सूखा धनिया, साबुत धनिया आप रात में भिगो दें। गर्म पानी में भिगो सकते हैं, ठंडे पानी में भिगो सकते हैं। अगर जिनकी पित्त प्रकृति है वो ठंडे पानी में भिगोएं, और वात और कफ प्रकृति है तो गर्म पानी में भिगोइए। भिगो के छोड़ दीजिए, सुबह सिंपल छान के पीजिए, खाली पेट पीजिएगा। अब क्वेश्चन ये होता है एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले ले बाद में ले रहे हैं। पहले चलो एलोपैथी मेडिसिन आप ले लो, आधे घंटे बाद फिर ले लेना। तो मैं कोशिश उनको बोलता हूँ कि खाली पेट आप ये धनिया का पानी ले लो, एलोपैथी मेडिसिन तो ले ही रहे हो। और अगर मान लीजिए कोई थायराइड का पेशेंट है तो उसको एलोपैथिक दवाइयाँ उसकी बंद हो चुकी है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ऑलमोस्ट बंद होने वाली है, तो उसको क्या आगे भी सावधानी रखनी चाहिए? डेफिनेटली। देखिए मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, गिर के हड्डी टूट गई है, प्लास्टर हो गया है, तो गिर के दोबारा सेम हड्डी टूट सकती है? नहीं टूट सकती, बिल्कुल टूट सकती है। डाइट पे तो आपको हमेशा ध्यान देना रहेगा। आयुर्वेद का सीधा सा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थ शरीर की हमें तो रक्षा करनी ही है, आतुर यानी कि बीमार व्यक्ति का भी इलाज करना है। तो अपने हेल्थ का तो ध्यान रखें। हेल्दी हो गए इसका मतलब ये नहीं कि मौज उड़ाते हैं। चीज़ें खाते रहे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक और इशू जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, और बहुत एक यहाँ पर है ना, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ख़ासतौर पे रील्स वगैरह में, जो कहते हैं कि ना कोलेस्ट्रॉल कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही कोलेस्ट्रॉल हो अच्छी बात है, होना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है? पहले तो मैं कोशिश करूँगा एलोपैथी का थोड़ा जिक्र कर दें। तो अगर इन लोगों की बात करें तो ये लोग खुद अपने में कंफ्यूज रहते हैं। कभी जो कोलेस्ट्रॉल को है उनकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, कभी कहते हैं अच्छा है, कभी कहते हैं बुरा है। आयुर्वेद में तो ऐसा बोला नहीं गया है, बट बिल्कुल जो फैक्ट है मेटाबॉलिज्म, लीवर पे अगर हम काम करें, लीवर को अगर हम अच्छे से पावर दें, उसको ताकत दें, तो ये कोलेस्ट्रॉल और ये जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं उनको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो लीवर कहीं ना कहीं जब हैम्पर होता है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारी अप डाउन हो जाती हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, इसमें मैं घुसना नहीं चाहूँगा, बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है। बट कोशिश करें कि अपने लीवर पे और मेटाबॉलिज्म पे फोकस करें, तो ये सारी चीज़ें धीरे करके ठीक हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई होम रेमेडी, मान लीजिए किसी का है थोड़ा हाई कोलेस्ट्रॉल, कोई होम रेमेडी हो सकती है इस तरह कंडीशन में? मैं अगर अपनी बात करूं, मैं औरों की बात नहीं करूंगा, तो मैं ये सोचता हूं कि पित्त को थोड़ा हम मेटाबोलाइज कर दें अच्छे से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज़ अ फैट। अगर उसको हम अच्छे से डाइजेस्ट कर दें तो वो लीवर करेगा। लीवर को ताकत देनी है, तो लीवर को ताकत देने के लिए एक औषधि मैं बताना चाहूँगा, कुटकी, जो लीवर के लिए बेस्ट है, पित्त विरेचन का काम करती है कुटकी। और अगर हम भूमि आंवला की बात करें, ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके लीवर को करेक्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। लीवर करेक्ट होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी करेक्ट होगा। डॉक्टर साहब, एक और प्रॉब्लम ख़ास तौर पे फीमेल्स में मुझे आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है, और मेल्स भी हालांकि बहुत परेशान है, साइटिका। तो किस तरीके से, और इसके लिए ना अगर आप एलोपैथिक में जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको पेन किलर दे दिया जाता है, खाइए मज़े में रहिए, जब तक नशे में हैं तब तक ठीक है, छोड़ते फिर जीरो। बिल्कुल। तो क्या ये क्योरेबल है? देखिए आयुर्वेद में अगेन मैं बोलूँगा शियाटिका, वहाँ पे गहदरसी बोला है आयुर्वेद में शियाटिका को। वात, जहाँ वात आएगा वहाँ पेन होगा। कहीं ना कहीं नर्व आपकी वात इम्बैलेंस हो गया है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो अगेन मैंने बोला है वात को बैलेंस करना है। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं, एमआरआई करा लिया, ये करा लिया, भाई क्यों करा लिया? करा के अगर शियाटिका निकल ही रहा है तो वो ट्रीटमेंट तो नहीं है ना। फोकस करें अपने डाइजेशन पे, वात को बैलेंस करें। सबसे बढ़िया जो है एरंड का तेल, बहुत बढ़िया काम करता है, इंटरनल इन्फ्लामेशंस को भी दूर करता है, नाड़ी को बल भी देता है। अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, नाड़ी को बल देता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हैं, जैसे महावात विध्वंसक रस हो गया,
और अगर हम बात करें महारासनादि काढ़ा है, पर आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर है। वो वहाँ पर एरंड तेल जैसे आप बात कर रहे हैं, कैस्टर ऑयल, तो क्या इसको रोज़ाना यूज़ किया जा सकता है? देखिए, शुरुआत में रेगुलरली आप इसको ले सकते हैं और इसकी कोई ऐसी हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है कि ऐसी कोई आदत लग जाएगी इसकी। तो बट क्या करता है, इंटरनल आपकी नर्व्स को ताकत देता है, स्नेहन करता है, वात का अनुलोमन करता है, वात बाहर जाएगा। आप ये नोटिस कीजिएगा, बहुत सारे सियाटिका के पेशेंट ऐसे मेरे पे आते हैं कि दर्द कभी बढ़ जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, दवाई खाते रहते तो भी दर्द होता है, नहीं खा रहे तो कम हो जाता है। तो मैं सिंपल बोलता हूँ, उनसे पूछता हूँ इस बीच में कितनी टेंशन थी, वो कहते हैं हाँ टेंशन बढ़ गई थी, दर्द बढ़ गया, और कॉन्स्टिपेशन हो गया तो दर्द बढ़ गया। तो खुद ही वो बता रहे हैं कि कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करो, टेंशन कम लो, तो पेन खुद कम हो जाएंगे। मुझे लग रहा है आप भी मेरी तरह थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा जोर डालते हैं। मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, वो चाहे मेरे पास किसी भी कंप्लेन के लिए आए, मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी माइंड रहता है, सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद फिर उसकी मैं सुनता हूँ, उससे पहले मैं सुनता ही नहीं हूँ। तो पहले मेरे अनुसार ये दो चीज़ें अगर आपकी ठीक हो जाए तो ऑलमोस्ट 80-90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक फीमेल पेशेंट थी, ऑलमोस्ट 30-35 की एज की। उनको सडनली दोनों नीज़ में एकदम से बहुत ज़्यादा पेन, सारे ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लिए, सब कुछ नॉर्मल। हालांकि जब वो एक्सरे करवाए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि आर्थराइटिस में जो चेंजेस changes हैं वो आ रहे हैं, पर जितनी भी मतलब उन्होंने प्रेप के लिए टेस्ट वगैरह करवाए, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने भी उनके अरंड तेल का ही यूज़ बताया था, कैस्टर ऑयल का यूज़ बताया था, और इतना जल्दी वहाँ पे इफ़ेक्ट मिला, मतलब 15-20 दिन में ही रिज़ल्ट आना। क्योंकि कोई भी ऐसी ब्लड में कहीं से भी कंफर्मेशन हो नहीं रही थी कि आपको आर्थराइटिस है या जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो अब ऐसे में डॉक्टर भी दवा स्टार्ट नहीं कर रहे थे, एज भी कम है, और ऑपरेशन वगैरह के लिए अगर वो जाते हैं तो अब क्या गारंटी है कि आगे दूसरे जॉइंट को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आर्थराइटिस में बहुत बड़ा पॉइंट आता है डॉक्टर साहब, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम बात, आयुर्वेद में आम बात बोलते हैं। तो एलोपैथ में तो कुछ उनके क्राइटेरिया है कि आम बात मान के चल दिया, इतने पॉइंट क्लियर होंगे तो आरे की प्रॉब्लम है। लेकिन आयुर्वेद में लक्षण पे ही, शुरुआती लक्षण, अगर आपको सुबह उठ रहे हैं, दर्द है, आपकी बॉडी भारी है, हाथों पैरों में अकड़ाहट है, मूवेबल है, वहीं से दीपन पाचन, मात्र दीपन पाचन करने से ही शुरुआती तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, ये फिर से वही डाइजेशन वाला आपने जो बार बार जिक्र करते आ रहे हैं, डाइजेशन का फिर से यहाँ पे आ जाता है। आम शब्द ही जुड़ा हुआ है, आम वात। आम का मतलब टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होके और फिर ये वात के साथ एक्यूमुलेट हो गया आपकी जॉइंट पे जाके। और इसीलिए मैं बार बार, है ना, मैं जब भी आप कभी नोटिस किया होता था नहीं, मैं विरुद्ध आहार के ऊपर जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, बड़ी गालियाँ मिलती हैं। ये कहते हैं कि ना, हम तो, मेरी दादी कब से खा रहे हैं, से खाती आ रही, और ये हो गया वो हो गया, आज तक नहीं हुआ। तो मैं उनको एक ही एग्जांपल देता हूँ। मेरा भी दोस्त है, वो 30-35 साल का हो गया और आज तक कभी बिना हेलमेट लगाए, हमेशा बाइक बिना हेलमेट लगाए चलाता है। आज तक उसका एक्सीडेंट हुआ, आज तक जिंदा है। तो उस हिसाब से हेलमेट लगाना बेवकूफ़ी। तो अब अगर मान लीजिए आपकी दादी वो खाती आ रही थी, उनको दिक्कत नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ वो सही भी कर रही हो। आप वो सही नहीं कर रहे हो। सही बिल्कुल सही है। तो टॉक्सिन्स रिमूव करने का कुछ, इसका क्या किया जा सकता है? टॉक्सिन्स को किस तरह देखिए, वैसे तो डिटॉक्स एक आज की डेट में एक ट्रेंड बन गया है, पर आयुर्वेद में बात करें शोधन, डिटॉक्स का मतलब है शोधन करना। तो पंचकर्मा सेंटर पे जाके शोधन होता है जनरली, बट हम घर पे भी कुछ शोधन चिकित्सा कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, विरेचन कराना। हरड़ के चूर्ण में आप गर्म पानी में उसे पका लें और 1 चम्मच चूर्ण लें, उसको पका लें। जब वो आधा रह जाए, 1 कप में पानी में डाल के आधा रह जाए, उसको पीजिए। अगर वात पकड़ती है थोड़ा सा, उसमें एरंड का तेल भी डाल लीजिए, तो सद्य विरेचन करेगा और टॉक्सिन आपके रिलीज़ हो जाएंगे। लगातार आप हफ्ते भर तक कीजिए तो बॉडी डिटॉक्स होनी शुरू हो जाएगी।
पर और ज़्यादा डिटॉक्स के लिए तुम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस में ही कर। डेफिनेटली गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, उसके बिना तो काम नहीं हो पाए। डॉक्टर वरुण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और बहुत सारी ऐसी जानकारी आपसे जानने को मिली जो आपके और मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत लाभदायक रहने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर डॉक्टर बहुत अच्छा लगा, और इट्स वेरी प्लेजर टू मीट यू। और दोबारा भी मैं चाहूँगा मिलना आपसे, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है आपस में एक दूसरे को जानने का। बहुत आजकल लाइफ बिजी हो गई है, जैसे मैंने बोला स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, बट स्ट्रेस कम ले, काम ज़्यादा करे और रिलैक्स रहे।